हेलो फ्रेंड्स, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये आज आपकी पहली पॉलिटी की क्लास है और ये इंट्रोडक्टरी क्लास भी है एक तरह से। तो आज मैं थोड़ा सा इस बैच के बारे में आपको बताऊंगा कि ये जो बैच आज शुरू हो रहा है ये लगभग 1 साल तक चलेगा। इसलिए आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, आप लोगों को नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी ये ऑनलाइन स्टडी का पहला अनुभव है और आपका भी ऑनलाइन स्टडी का ये पहला अनुभव है। सामान्यतया जब हमारे सामने स्टूडेंट होते हैं तब तो हम उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, उनको टोकते भी हैं, उनके बारे में उनका इवैल्यूएशन भी जो है वो प्रॉपर करते रहते हैं और उनको फीडबैक भी देते रहते हैं। लेकिन आप लोगों के चेहरे हमारे सामने हैं नहीं। इस समय आप मेरी बात सुनकर अगर मुस्कुराएंगे भी तो वो भी हमें पता चलेगा नहीं, और अगर आप मुंह बिगाड़ेंगे तो भी हमें पता नहीं चलेगा, और गुस्से में आके आप कब हमारी आवाज को म्यूट कर देंगे या कब वीडियो से एग्जिट हो जाएंगे हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्लास में तो सामान्यतः कोई भी स्टूडेंट उठ के जाता है तो हमें पता चल जाता है। क्लास में हमारे सामने जब स्टूडेंट बैठे होते हैं तो उनके जो फेस एक्सप्रेशन आते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं, और हम कोई अच्छी बात करते हैं उनके चेहरे पे के फेस एक्सप्रेशन ज़्यादा पॉजिटिव और वैसे होते हैं तो वैसे ही और बात करने की हमारी इच्छा जो है वो बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है। और जो ही किसी बात पे वो थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं, मुंह बिगाड़ते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये बात शायद इन्हें पसंद नहीं आ रही है, तो हम बात की दिशा को चेंज कर लेते हैं। तो इस ऑनलाइन जो है स्टडी, इसमें वो उन चीज़ों को हम बहुत मिस करेंगे और मुझे लगता है कि शायद आप भी इन बातों को मिस करेंगे। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी कई बेनिफिट्स भी हैं इसके, कि आप ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं, क्लास आपने अटेंड कर ली तो कर ली, नहीं की तो आपकी जो है वो मिस हो जाती है, क्लास स्किप हो जाती है, और जो क्लास स्किप हो जाती है, मिस हो जाती है, उस क्लास वो जो है टॉपिक हमेशा के लिए आपके दिमाग में एक ब्लैंक या ब्लैक पार्ट की तरह धुंधला धुंधला सा रहता है। आप खुद भले कितना भी पढ़ते हैं तो भी वो उसके कंसेप्ट इतने अच्छे क्लियर जो है वो नहीं होते हैं। तो इसमें ये फैसिलिटी है आपके पास में कि आपकी क्लास मिस नहीं होगी। कभी कोई काम भी पड़ गया है आपके तो आप कुछ समय के बाद जो है वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। यही नहीं, इसमें एक ही वीडियो को 3 बार और देख सकते हैं, तो रिवीजन भी आप कर सकते हैं। तो क्लास में तो 3-3 बार जो है वो आपको नहीं बैठाया जाता है। और हाँ, 3 बार तो कहने की बात है, हम वैसे भी कोई टॉपिक करवाएंगे तो उस टॉपिक को यहीं पे 3 बार तो वैसे ही रिवाइज करवा देंगे। एक ही लेक्चर के अंदर जो है वो 3 बार रिवाइज करवाएंगे, और उस वीडियो को अगर आप 3 बार देखेंगे तो इस तरह से 9 बार आपका रिवीजन जो है वो हो जाएगा। फिर दूर दराज के क्षेत्रों में आप जब बैठे हैं तो आपकी कुछ लोगों की ऐसी मजबूरियां हैं, पारिवारिक स्थितियां हैं जिसकी वजह से वो लोग जो है वो यहाँ आके ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए तो ये बेहतर मतलब शानदार एक सुविधा है उन लोगों के लिए। और सबसे बड़ी चीज जो है, कोचिंग संस्थान की फीस जितना फाइनेंशियल बर्डन आप लोगों पे नहीं डालती है, उससे ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन तो जयपुर में रहना और लिविंग कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा भारी पड़ती है। तो ऑनलाइन क्लासेस में वो आपके जो है वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं बढ़ेगा। यहाँ कमरे का किराया देना, टिफिन लगाना, खाने पीने वो वाली व्यवस्थाएं करना, और भी दूसरे जो खर्चे हैं वो खूब सारे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब आप जब जहाँ रह रहे हैं अपनी सुविधा से, वहाँ पे इन खर्चों को जो है वो आप कम कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक तरह से ऑनलाइन एजुकेशन जो है, आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर लोग हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो एक वरदान है। इसलिए इसकी पॉजिटिविटी को भी जो है वो आप साथ में लेके देखें। और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। भले ही आप कोचिंग संस्थान अच्छी है नहीं है, भले ही रिकॉर्डेड वीडियो अच्छा है नहीं है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ोगे, आपको सेलेक्ट होना है तो आप सेलेक्ट होंगे। आपका सिलेक्शन हमारे किसी अ, बेहतरीन या बहुत ज्यादा आपका सपोर्ट करने का मोहताज नहीं है। आप जिनको सेलेक्ट होना है वो होंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा भरोसा आप अपने ऊपर रखें। और कोचिंग संस्थान, जैसा कि मैंने हर बार कहता हूं, कि एक सहायक की भूमिका निभाता है। कोचिंग संस्थान किसी का सिलेक्शन नहीं करवाता है, सिलेक्शन तो आप खुद ही अपना सिलेक्शन करवाएंगे। इसलिए प्लीज ये बात हमेशा दिल में बना के रखें कि वो आप ही हैं। अगर आप सफल होते हैं तो उसके लिए उसका सारा का सारा क्रेडिट आपको ही दिया जाना चाहिए, और अगर आप असफल होते हैं तो प्लीज उसका भी सारा का सारा
जो दोष है, गुनाह है, वो आप अपने सिर पर ही ओढ़ें। ये ध्यान रहे कि आपका सिलेक्शन आप खुद ही करवाएंगे, हम नहीं करवा सकते, हम किसी का ही सिलेक्शन नहीं करवा सकते। हम हमारे जो परिवार के भाई भतीजे भांजे जो आते हैं उनको हम लाते हैं, उनके ऊपर हम विशेष मेहनत करते हैं, लेकिन उनसे प्री भी पास नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे प्रयास करने से किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। हम एक्स्ट्रा ध्यान दे दें, उससे किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। और जिसको सेलेक्ट होना है वो हमारा एक्स्ट्रा ध्यान ले लेता है, हमसे एक्स्ट्रा हेल्प ले लेता है और वो सेलेक्ट हो ही जाता है। तो इस ऑनलाइन बैच में, कोर्स में जो है, हम आपको वैसे टाइम टू टाइम लाइव आके और गाइडेंस देते रहेंगे, और आप पे है कि आपने जो फीस दी है उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और हमें खुशी होती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमसे पूछेंगे, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। न कि जब हम देखें कि इतने सारे स्टूडेंट ने तो हमारा वीडियो पूरा देखा ही नहीं, और इतने सारे स्टूडेंट ने तो बीच में ही इसको जो है छोड़ दिया, या फास्ट फॉरवर्ड करके जो है वो देख लिया। इतने सारे स्टूडेंट ने रिवीजन किया, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो कुल मिला के पढ़ाई आपको करनी है। आज की पहली क्लास में मेरी आपसे नसीहत यही है। और जोश, जिस जुनून और जिस उत्साह के साथ आपने पैसे जमा करवाए हैं और पढ़ाई शुरू की है, इसी जोश और जुनून को प्लीज बरकरार रखना है। ऐसा नहीं कि अब जो जोश है वो कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाए। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि चंद्रमा और प्यार या तो घटता है या बढ़ता है, वो कभी स्थिर नहीं रहता। तो मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं कि चंद्रमा, प्यार और पढ़ाई के प्रति उत्साह या तो बढ़ेगा या कम होगा, ये कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको इस उत्साह को लगातार बढ़ाना है, रोजाना चेक करना है कि पहले की तुलना में मेरा उत्साह बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। और उत्साह कब बढ़ेगा? जब आप कंसंट्रेट करके और पढ़ाई को करोगे, और चीजों को ग्रास्प करोगे, चीजें जब आप सीखोगे, तो व्यक्ति जैसे जैसे नई नई चीजें सीखता है तो उसके अंदर और ज्यादा उत्साह बढ़ता है, और ज्यादा नई बातें सीखने का क्रेज जो है उसके अंदर डेवलप होता है, तो जिससे उत्साह लगातार बढ़ता जाएगा। और बीच में यदि ये कंटिन्यूटी टूट गई, और एक बार टूट गई, तो ये मान लो कि फिर वो रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो क्लास है, प्लीज आपको कहीं पर भी किसी भी स्थिति में, चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए आपके ऊपर, इसको डिसकंटिन्यू मत कर होने देना। भले कहीं कैसी स्थिति में हो, हॉस्पिटल में हो, जहां हो वहां हो, वहीं फोन तो, क्योंकि दुनिया आपकी जेब में है। यानी कि ये पूरी कोचिंग अब आपकी मुट्ठी में है, आपकी जेब के अंदर है, मोबाइल के अंदर है, और ये एनी टाइम आपके साथ रह सकता है। इसलिए कोई एक्सक्यूज इसमें नहीं हो सकता कि मेरे ये हो गया था, वैसे हो गया था। कितना भी व्यक्ति बिजी है, दिन में 2-3 घंटे वो निकाल ही सकता है। और तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जिस उत्साह से आप ये तैयारी शुरू कर रहे हैं, इसी उत्साह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, और प्लीज इसे डिसकंटिन्यू मत होने देना। और अगर ये एक बार हो गई डिसकंटिन्यू, तो फिर वो वापस जुड़ नहीं पाएगी, वो वाली बात रह नहीं पाएगी। और इसलिए इस उत्साह को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसके लिए पढ़ाई की कंटिन्यूटी के साथ ही जब भी आप बैठें, रजिस्टर और पेन लेकर बैठें हमेशा ही, और बीच में वीडियो को पॉज करके और नोट्स साथ के साथ बनाते रहें। आप, ये आप पे है। देखिए, हम कह सकते हैं, हम आपके हिस्से की मेहनत नहीं कर सकते, तो ये तो आप ही को करना पड़ेगा। रजिस्टर और पेन लेकर बैठना है, टेबल और कुर्सी पे बैठना है, सामने टेबल होनी चाहिए, और उसके आगे आपका जो है वो मोबाइल लगा होना चाहिए, और उसमें पॉज बटन का प्रयोग करना है ज्यादा से ज्यादा। और जिस समय भी आप पढ़ रहे हैं, प्लीज ऐसा नहीं कि चलते फिरते मार्केट में चलते समय, हाँ, रिवीजन का वीडियो वापस दोबारा देखना है तो मार्केट में चलते हुए भी देख सकते हैं, घूमते हुए टहलते भी देख सकते हैं, लेकिन पहली बार जब देखें तो प्रॉपर जो है, जिस तरह से स्टडी टाइम होता है, घर वालों को कह दें कि प्लीज मुझे डिस्टर्ब न करें, कमरे का दरवाजा बंद करके और आराम से शांति के साथ सुनेंगे, तो ये अच्छा लगेगा। और आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा कि आप ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं। ये सारा जो अटैचमेंट है, ये आप पे डिपेंड करता है।
तो कई प्रेमी होते हैं, प्रेमिका की केवल तस्वीर देख के ही उसके अंदर विचारों में खोए रह जाते हैं। वो प्रेम होता है, वो अट्रैक्शन होता है। तो अगर इतना ही प्रेम आप अपने लक्ष्य से, आप अपनी स्टडी से करेंगे, तो यहाँ तो तस्वीर नहीं है, जीता जागता वीडियो है जिसमें हम सब लोग बोल रहे हैं और आपको टॉपिक समझा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जिस जोश और जुनून के साथ ज्वाइन किया है, इसको बरकरार रखेंगे आखिर तक। और वैसे ही टाइम टू टाइम मैं लाइव तो आता ही रहूंगा, और आपकी कोई भी समस्या जो होगी उसे मैं सुनूंगा ही सुनूंगा। अब अपन जो है बात करते हैं पॉलिटी। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट का थोड़ा सा महत्व देख लेना चाहिए, इंपॉर्टेंस देख लेनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उनके महत्व के बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए वो हमें ज्यादा महत्वपूर्ण लगती नहीं है। जैसे कि हमारी ये दो आंखें हैं, ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। एक दिन अगर आप किसी संडे को पूरे दिन आंख के ऊपर पट्टी बांध के रखोगे और उसके बाद जब फील करोगे कि आंखें कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होने के बावजूद हमने आंखों के इस महत्व पर कभी विचार नहीं किया। रूटीन के हाँ है आंखें बस। तो वैसे के वैसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर समझना है, उसका महत्व समझना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो अपना जो सब्जेक्ट है, मैं जो आपको अभी पढ़ाऊंगा, वो है पॉलिटी। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारी जो राज व्यवस्था है, शासन व्यवस्था कैसे चल रही है। वैसे तो मैं कहूं तो हर एक जिम्मेदार नागरिक को ये पता ही होना चाहिए कि शासन व्यवस्था कैसे चलती है, उस देश में, उसके देश में शासन चल कैसे रहा है। और स्पेशली आप तो वो नागरिक हैं जो शासन में भागीदारी चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं। वैसे तो डेमोक्रेसी में सबकी शासन में हिस्सेदारी होती है, मतदान के द्वारा सब शासन में अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन आप उससे भी ज्यादा शासन का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप जो है कार्यपालिका के सदस्य बनने जा रहे हैं और इस शासन को चलाने जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो इसको केवल ये सोच के आप नहीं पढ़ें कि आरएस एग्जाम में आएगा और एग्जाम पास करना, पास तो हो गई, और हाँ ये तो ध्यान ही रखना है कि चीजें वही पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है, ताकि आप सेलेक्ट हो सके। लेकिन साथ ही केवल इतना भी प्रोफेशनल नहीं होना है कि ये चूंकि ये केवल एग्जाम में आएगी इसलिए मुझे इतनी इतनी याद करनी है, रटनी है, नहीं। इसको आप भावनात्मक जुड़ाव के साथ पढ़ें, इमोशनल अटैचमेंट के साथ अगर चीजों को पढ़ेंगे तो वो चीजें आपके दिल में, हृदय की गहराई में बस जाएगी। फिर उन चीजों को आपको रटना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जब भी दो चीजों का एनालिसिस करना पड़ता है तो वो नेचुरल रूप से आपका दिमाग जो है एनालिसिस कर लेगा। और अगर आप हार्डकोर खड़ूस होके कि मुझे एग्जाम में आएगा इसलिए मुझे याद करना, इसलिए 4 लाइनें मैं रटूंगा, तो वो चीजें केवल आपके दिमाग में यहाँ आएगी, स्टोर होगी और उतनी की उतनी ही रहेगी, उनका संवर्धन नहीं होगा, वो कभी बढ़ेगी नहीं। तो प्लीज जो स्टडी है इसको इमोशनली लगाव के साथ जो है वो पढ़ें। जो ही कोई बात समझ में आती है आपको खुशी होनी चाहिए कि यस मुझे ये खुशी हो गई, मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। सामान्यतया लोगों को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका महत्व लोग समझते ही नहीं। नया टॉपिक कोई समझ में आता है, वो उसके महत्व को समझ के इतना खुश फील नहीं करते। मुझे पता है, मैं जब तैयारी करता था और जब मैं फिलॉसफी के सब्जेक्ट टॉपिक्स पढ़ता था, जब मैं हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें पढ़ता था जो मुझे पता नहीं थी, और कुछ ऐसे दृष्टिकोण, एंगल्स लोगों के समझता था, सुनता था, तो अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा खुशी होती थी कि मैं यूपीएससी और आरपीएससी को धन्यवाद बोलता था कि थैंक यू यूपीएससी, थैंक यू आरपीएससी, तुमने ये सिलेबस में रखा, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूं। और पढ़ने के बाद जब मैं इनको समझ रहा हूं तो मुझे कितनी खुशी हो रही है, ये मैं फील कर सकता हूं। वरना मेरे जैसा निकमा नाकारा आदमी चला के इन टॉपिक्स को कभी नहीं पढ़ता। तो ये एक ऐसी खुशी का भाव जो है वो अंदर आता है। तो प्लीज मेरी आपसे भी अपील है कि जब भी आप चीजों को, नई चीजों को सीखें, तो उनके प्रति थोड़ा इमोशनली उनको ग्रहण करें, उनको समझें, उनके ऊपर चिंतन और मनन करें और खुशी। देखिए ये जैसे मैं अब भगवान बुद्ध का उदाहरण दूं, तो भगवान बुद्ध ने जो है क्या पता किया था साहब, उन्होंने पता किया कि जीवन में दुख ही दुख है। और जब उनको पता चला
जीवन में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, और दुख का कारण जो है वो हमारा अज्ञान है। इतनी सी बात पता चली और पूरी दुनिया में जाके ढिंढोरा पीट दिया। कितने खुश हुए कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। वो गए भागे, सबको जाके कहा, दुनिया तुम्हें पता है मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई है? दुनिया में दुख ही दुख है। और सुनने वाले लोग भी इतने भोले, और कि अच्छा दुनिया में दुख ही दुख है। हाँ, दुनिया में दुख ही दुख है। वो भी हाँ भरने लग गए। अरे भाई, भगवान बुद्ध को क्यों लगा दुनिया में दुख ही दुख? राज परिवार में जन्मे थे, ऐशो आराम से जिंदगी कटी थी पूरी, घर वालों ने एक छोटी सी भी तकलीफ होने नहीं दी उनको। और उसके बाद उनको लगा, अब अमीर जातों को ये फितरत होती है कि नहीं, मुझे ये ऐशो आराम पसंद नहीं, मैं जाऊंगा बाहर। और बाहर जंगलों में भटके तो पहली बार जिंदगी में दुख का सामना हुआ, और इसलिए उनको लगा अरे यार, जीवन में तो दुख ही दुख है। फिर उन्होंने सोचा दुख क्यों है, कि अज्ञान की वजह से, और प्रचार कर दिया। इतनी छोटी सी बात पता चली थी उनको। अगर वो मेरे सामने आके कहते ना कि सुनो दिलीप, दुनिया में दुख ही दुख है, तो मैं एक रापटा देता, तो कहता कि निकम्मे, तुझे अब पता चला है कि दुनिया में दुख ही दुख है। हम तो जब से जन्मे हैं और जब से समझने लगे हैं, तब से ही पता है हमें कि दुनिया में दुख ही दुख है, और इन दुखों को दूर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ताकि दुखों को दूर कर सके। तो जिस आदमी को इतनी छोटी सा ज्ञान की प्राप्ति होने के बावजूद वो इतना इमोशनल हो सकता है, खुश हो सकता है, और पूरी दुनिया में मार्केटिंग करके, और कि भाई ज्ञान, और अब भी लोग मानते जा रहे हैं। चलो खैर, मेरे यहाँ पे भगवान बुद्ध का कोई अपमान करना उद्देश्य नहीं था। वैसे उनको बहुत सारी दूसरे ज्ञान भी पता चले हैं, और उस जमाने में उन्होंने बहुत महान महान फिलॉसफी जो है वो दी है। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति को इतना पॉजिटिविटी के साथ लिया, इतना सकारात्मकता के साथ लिया, और पूरी दुनिया में उसका प्रचार किया, वैसे जब आपको भी कोई ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तो उसको पॉजिटिविटी के साथ ले। तो और वो जो खुशी है, वो खुशी आपको दुनिया की दूसरी किसी चीज में नहीं मिलेगी। जो ज्ञान प्राप्त होना, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस ज्ञान के महत्व को समझना, उसके बारे में चिंतन करना, ये दुनिया का जो अद्भुत आनंद है, वे विरले लोगों को ही प्राप्त होता है। हर किसी को जो है वो प्राप्त नहीं होता। एथिक्स में इस तरह का टॉपिक भी आपके जो है वो आएगा। चलिए, तो प्लीज, मेरे कहने का मतलब है कि पॉलिटी जब भी पढ़ें आप, तो भावनात्मक जुड़ाव के साथ पढ़ें, लगाव के साथ पढ़ें। और डॉक्टर अंबेडकर महोदय ने कहा भी है कि एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा देता है स्टूडेंट्स को, बल्कि एक अच्छा टीचर वो होता है जो स्टूडेंट का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर लेता है। तो प्लीज, मेरा जो उद्देश्य जो है वही रहेगा कि मैं पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका इंटरेस्ट डेवलप कर सकूं, आपकी रुचि डेवलप कर सकूं, और उसके बाद मैं भले कितना ही पढ़ाऊं, आपको खुद का इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट का खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, उसमें उसे किसी गाइडेंस, मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप पढ़ने लग जाता है। बचपन में जो टीचर आपको अच्छा लगता था, वो फेवरेट टीचर होता था, उस टीचर का सब्जेक्ट आपको स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता था, और आप घर बैठ के भी उसको पढ़ने में आनंद महसूस करते थे। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर भी हम लोगों से उसी पॉजिटिविटी के साथ जुड़े। हम में बहुत सारी कमियां दिखेगी, तो प्लीज उन कमियों को नजरअंदाज कर देना, और ये मानना कि किस व्यक्ति में कमी नहीं होती है, सब में होती है। हमसे भी कुछ चीजें गलत भी लिखवा दी जाएगी, कुछ चीजें छूट भी जाएगी। उन चीजों को मुद्दा बना के आप हमारे प्रति नेगेटिव विचार बनाएंगे, तो इससे नुकसान आप ही का होगा। इसलिए मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूं कि हमसे गलतियां होगी, मैं पहले दिन ही कह देता हूं, क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। जब कोई नहीं हो सकता, तो हम भी नहीं हो सकते। तो इसलिए, पर जितना हमें आ रहा है, उतना हम हमारे दिल से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और आप भी उसको दिल से पढ़ने की कोशिश करना। तो राजव्यवस्था जो है वो वैसे एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि एक तो आपके जो थर्ड पेपर है, उसमें
इसका महत्वपूर्ण भाग है। उसके साथ ही ये जो इसके थॉट्स हैं, विचार हैं, ये हिंदी का जब पेपर देंगे, इंग्लिश का पेपर देंगे, उसमें जो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, पत्र लेखन लिखेंगे, तो वहां पे भी ये शब्दावली, ये भाषा, ये भाव जो है वो वहां पे आपके काम में आएंगे। जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट होते हैं वो पॉलिटी, आईआर और इकोनॉमिक्स, जो करंट से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, ये इन्हीं सब्जेक्ट से होते हैं, तो वहां पे भी होंगे। और कुछ नहीं तो आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, भारत के एक अच्छे नागरिक होने के नाते वैसे भी आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि कोई भले आरएस की तैयारी करे या नहीं करे, हर व्यक्ति को जिंदगी में एक बार पॉलिटी जरूर पढ़नी चाहिए। तो इसलिए आप जो है वो पॉलिटी को पढ़ें और इसको पॉजिटिविटी के साथ लें। शुरुआत में हो सकता है कि कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि पॉलिटी इज मोस्ट इजी सब्जेक्ट इन दिस सिलेबस। इस सिलेबस का सबसे इजी सब्जेक्ट है और इसलिए मैं यही पढ़ाता हूं ताकि इसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो और बच्चे कम से कम शिकायत करें। तो ये सबसे इजी सब्जेक्ट है और इसलिए प्लीज आप पहले से कोई धारणा मत बना लेना कि ये सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट, केवल पॉलिटी की बात नहीं कह रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में पहले से कोई धारणा मत बना लेना कि ये सब टॉपिक तो जो है वो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा, ये तो मुझे समझ में, 2-3 लेक्चर आपने अटेंड किए और उसके बाद ही धारणा बना ली, ये मेरे तो समझ में नहीं आएगी। तो ये फैक्ट है, इंसान 2 तरह के काम कभी नहीं कर पाता। एक तो वह काम जो कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता, जैसे पृथ्वी से जंप लगा के चंद्रमा पे चला जाए, चंद्रमा से जंप लगा के शुक्र ग्रह पे चला जाए, कोई इंसान नहीं कर सकता, अपन भी नहीं कर सकते। और दूसरा वो काम होता है जो आदमी सोच लेता है कि ये मुझसे नहीं होगा और ये मुझसे, मेरे समझ में नहीं आएगा। तो अगर एक बार आपने ऐसा सोच लिया है तो साक्षात ईश्वर भी आपको वो सब्जेक्ट नहीं समझा सकता। तो प्लीज जो है आप ऐसी धारणा पहले से नहीं बनाए और ऐसा माने कि क्या बिसात है, समझ में नहीं आए, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। जब लोग बना सकते हैं तो मुझे तो उसको पढ़ के समझना ही तो है, ये इतना मुश्किल नहीं है। और ऐसी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे समझ में नहीं आ सकती। देखिए, मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आ सकता। ये अलग बात है कि कई सब्जेक्ट हैं जिनको मैं समझना चाहता नहीं हूं, मुझे उनके प्रति प्रेम नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता। अदरवाइज कोई सही टॉपिक ले आओ आप, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि मैं समझ में तो क्या नहीं आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इस तरह से समझ में आएगा कि और लोगों को शायद इतना अच्छा समझ में नहीं आया हो। और ऐसा मानता आया हूं, मुझे शुरू से घमंड है मेरे ऊपर इस बात का। तो इसलिए मुझे हर सब्जेक्ट समझ में आ जाता है। अब उसके बाद मैं आलसी हो जाता हूं और समझता नहीं हूं, ये एक अलग बात है। तो प्लीज आप भी इस तरह का एक घमंड पालें अपने अंदर। कुछ गलतफहमियां अच्छी होती है कि दुनिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आ सकता। अगर मैं समझना चाहूं और समझ में नहीं आ सकता, ऐसा हो नहीं सकता। और हर सब्जेक्ट में समझ सकता हूं। तो ये तो हमेशा रखें, किसी सब्जेक्ट के प्रति आप इस तरह की धारणा प्लीज नहीं बनाएं, और अगर आपने बना ली तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आप अगर सीधा सीधा बेयर एक्ट अगर उठाएंगे, देखेंगे, तो जो है उसमें बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी और सीधा सीधा लोग घबरा जाएंगे। तो प्लीज बेयर एक्ट अपने पढ़ना भी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो बुक्स कौन सी पढ़नी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बुक्स देखो ज्यादा नहीं पढ़नी है। लक्ष्मीकांत जो बहुत ही अच्छी बुक आती है पॉलिटी के अंदर, टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन है, एम लक्ष्मीकांत की बुक है भारतीय संविधान, ठीक है, तो वो बुक खरीदनी है। और मैं भी आपको जो भी पढ़ाऊंगा तो उसकी जो बेस बुक है वो वही है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसलिए कुछ लोग आलोचना करेंगे ये तो एज इट इज वही पढ़ा रहा, हाँ बिल्कुल मैं एज इट इज वही पढ़ा रहा हूँ, और जो नई चीज की जरूरत होगी वो मैं वो बता दूंगा आपको, ठीक है। क्यों, हाँ, अब मैं अगर समथिंग डिफरेंट पढ़ाने के चक्कर में ऐसी बातें पढ़ा दूं जो आपके एग्जाम में नहीं आए तो क्या मतलब है। और लक्ष्मीकांत को सभी लोग अच्छी बुक कहते हैं, इसका मतलब उसने मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो है उसमें दे रखी है, तो वही पढ़ाऊं, मैं उसी से पढ़ाता हूं। आप घर जाके वापस उसी से पढ़ोगे
तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी होगी, एक ही तरह की भाषा होगी, एक ही तरह के विचार होंगे, तो वो आपको समझने में सहूलियत रहेगी। ठीक है, और जहां कहाँ आपको एक्स्ट्रा इनपुट देना मुझे पता है। लक्ष्मीकांत के अलावा भी उन चीजों को कोई किस तरह से आपको समझाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। तो एक तो लक्ष्मीकांत जो बुक है वो आप खरीद लें। इसके साथ ही एक बेयर एक्ट, भारत का संविधान, जो केवल संविधान है सीधा सीधा, उसमें जो आर्टिकल्स दे रखे हैं उनकी व्याख्या नहीं की गई है। लक्ष्मीकांत में तो भारत के संविधान में जो भी चीजें दी है उनकी व्याख्या की गई है, विस्तार से समझाया गया है। सीधा सीधा जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है, बेयर एक्ट कहते हैं, वो बेयर एक्ट जो है वो आप खरीद लें, और वो आपके गीता और बाइबल की तरह आपके सिराने पे पड़ा रहना चाहिए, और जब भी है तो उसमें देख लें। हालांकि सीधे सीधे बेयर एक्ट आप देखेंगे तो वो आपके समझ में नहीं आएगा, वो थोड़ा क्लिष्ट रहेगा। तो जैसे जैसे मैं समझाता हूं उसके बाद उसी चीज को वापस पढ़ोगे तो आपको वही चीज बहुत ही सिंपल जो है वो लगेगी। मेरे साथ साथ जब चलेंगे तो वो चीज आपको बहुत ही सिंपल लगेगी। तो दूसरी जो है ये खरीद लें। और तीसरा जो है अपने बीके शर्मा एक बुक आती है, ठीक है, वो खरीदें तो ठीक है, वरना नहीं भी खरीदें तो काम चल जाएगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद उसमें कुछ ज्यादा नहीं रहता है, कुछ चीजें उसमें अलग है। ब्रजकिशोर शर्मा जो बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, ये इतनी जरूरी नहीं है खरीदनी आपकी। 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है ये आप जरूर खरीद लें, क्योंकि आरएस में कई बार प्रश्न जो है सीधे वहीं से उठाते हैं, और आपके जो सिलेबस का एक पार्ट तो एज इट इज जो है आपकी जो 12th की एनसीईआरटी है, आजादी के बाद का भारत में राजनीतिक विकास घटनाक्रम जो है, तो उसके तो पूरे के पूरे जो चैप्टर्स हैं वही आपके सिलेबस में दे रखे हैं, तो वो तो आपको खरीदनी है। और दूसरे में भारत की जो राज व्यवस्था है, संविधान है, चुन्नू मुन्नू बना के और उसमें समझाए गए हैं, ठीक है, तो वो पढ़ने में जब अपन ये पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे और आप मुझसे लेक्चर सुनोगे, तो वो बुक आपको बहुत इजी लगेगी, बहुत सिंपल लगेगी। पर आपको उसको इतना सिंपल मान के कई बार क्या करते हैं हम, चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि जो प्रश्न उठेंगे वो एज इट इज वही उन सिंपल बातों में से ही आएंगे आपके। तो वो थोड़ा सा जो है आप उसको गौर से जो है वो ढंग से देखें। तो ये बुक्स खरीद लें जो ही। और एक मेरी अपील है कि आप हमेशा प्लीज इंटरनेट की सामग्री की बजाय जो है आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो है, जो टेक्स्ट बुक हैं आपके सामने और जो हार्डकोर जो मटेरियल है आपके सामने, आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, तो वो नोट्स जो है वो आप सामने रखें और उनसे पढ़ने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ऑनलाइन आप ये क्लासेस ले रहे हैं, ये पर्याप्त है, पूरी स्टडी ऑनलाइन नहीं हो सकती। इसलिए हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा महत्वपूर्ण, या अगर आप पॉलिटी यहाँ 3 घंटे दे रहे हैं ऑनलाइन पे, तो आप 6 घंटे जो है उन बुक्स को दें, क्योंकि जो हार्ड कॉपी होती है वो सामने होती है, वो ज्यादा इफेक्ट डालती है। इसका सीधा सा उदाहरण है कि इतने सारे न्यूज चैनल्स हैं, इतने सारा सोशल मीडिया है, आपको वो सारी घटनाक्रम पहले से पता होता है, फिर भी सुबह न्यूज़पेपर के लोग एडिक्ट होते हैं। वो हार्ड कॉपी है, वो सामने रहती है, वो अक्सर स्थायी है सामने। यहां मैं बोल रहा हूं, बोला और बात खत्म, अगली बात आ गई, पॉज करोगे तो आवाज ही बंद हो जाएगी। लेकिन वो जो अक्सर न्यूज़पेपर के अंदर आगे जो पड़े होते हैं वो जीवंत होते हैं, और आप सभी पढ़ते हो न्यूज़पेपर, सभी लोग एडिक्ट होते हैं। सुबह सुबह उठते ही कई लोग तो फ्रेश भी नहीं हो पाते हैं बिना न्यूज़पेपर के, जबकि उसमें जितनी न्यूज होती है वो सब पता होती है, फिर भी उसके प्रति जो अट्रैक्शन होता है, इसका मतलब उसका प्रभाव कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। तो इसलिए जो है, तो आप जो आपके पास सामने हार्ड कॉपी है उसको सबसे ज्यादा महत्व दें और उनसे पढ़ें, और इसके साथ ही चीजों को लिखें, अपने हाथ से लिखें और लिख लिख कर पढ़ें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों को जो है, और रोजाना चैप्टर जो है वो आपका एक रजिस्टर, जो नोट्स हैं वो आपके तैयार होने चाहिए। वैसे हम साथ में पीडीएफ जो है वो लगाएंगे इसके साथ ही। आज के जैसे लेक्चर की तो कोई पीडीएफ है नहीं, पर जो भी लेक्चर होगा उसके साथ उसकी पीडीएफ जो है वो हम डालेंगे। उस पीडीएफ को आपको देखना ही है, और इसके साथ ही आप में से ही बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो
खुद से नोट्स बना के जो भी पीडीएफ है वो डालते रहते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो है वो क्वेश्चंस लिख लें ताकि हम उनका जवाब दे सकें। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको तैयारी करनी है। और पॉलिटी में जहां तक प्रश्न है तो आरएस देखिए, मैं सीधी सीधी बात बता दूं आपको, वैसे तो पॉलिटी मोस्ट इजी सब्जेक्ट है, और लेकिन आरपीएससी में जो भी जिस व्यक्ति से पॉलिटी के क्वेश्चंस लेते हैं ये लोग, वो व्यक्ति कोई बड़ा ही खड़ूस और वैसा वाला है जो ये ठान के बैठता है कि अच्छा ये तो इसने पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, और ऐसे छांट के प्रश्न पूछता है कि ये तो मरे ही नहीं पढ़ा होगा, किसी ने बदली कितना ही डेप्थ में जाके पढ़ा, ये तो नहीं पढ़ा होगा। इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेता है। पर ये पिछले 2-3 एग्जाम की जो स्थिति है वो ये रहती है। तो मुझे तो खुद ही कई बार खुद पे ही डाउट हो जाता है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, जो पढ़ाता हूँ वो एज इट इज आता ही नहीं है एग्जाम में, मैं जबकि मैं तो दावा करता हूँ। पर जब इतना कोई खोड़ला आदमी ऐसे जानबूझ के कि भाई पढ़े हुए भी नहीं आना चाहिए ये सोच के अगर सवाल बनाए तो कैसे आएगा। तो इसलिए हो सकता है कि आप मुझसे इतनी पॉलिटी पढ़ें और उसके बाद भी जब आरएस का एग्जाम हो तो आप लठ लेके मुझे ढूंढते हुए निकलें कि कहाँ है वो, इतनी मेहनत करवाई और सवाल इतने आए नहीं। ठीक है, लेकिन यूपीएससी के आप पिछले कितने ही सालों के क्वेश्चन पेपर्स उठा लेना, 20 सालों के, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ हर क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन पेपर में जो है 80 से 90% क्वेश्चन जो है वो आएंगे। और मेरा मानना है कि यूपीएससी एक मानक है, स्टैंडर्ड है, और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और वो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ उन नोट्स में से आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मैं सही दिशा में पढ़ा रहा हूँ। और आप निश्चिंत रहें, मैं आपके साथ हूं, और पॉलिटी में आपको किसी तरह की दिक्कत जो है वो नहीं आने दी जाएगी। वैसे तो हमारे सारे जो टीचर्स हैं वो किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है, तो अब अपन जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इतना माथा खाया है आप लोगों का, पर प्लीज ये जो मैं ऐसी बातें करता हूँ बीच में, जो मोटिवेट करने की बातें करता हूँ, शायद ये ही मेरा इनपुट यही हो सकता है। बाकी तो जो फैक्ट हैं वो फैक्ट एज इट इज आपको जो है वो बताने ही है। ठीक है, जो बुक्स के अंदर भी लिखे हुए हैं, तो आप मेरी इन बातों को जो कि पढ़ाई से अलग होती है, प्लीज उनको थोड़ा ढंग से सुने और उनको समझने की कोशिश करें। तो आज अपन जो है वो सबसे पॉलिटी की आज एक जनरल इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था मैं, सिंपल सा। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अभी अपनी जो है क्लास का टाइम बहुत लंबा हो गया है, तो इसको भी थोड़ा छोटा जो है वो करना पड़ेगा, इसलिए बाकी की चीजें जो है कल बढ़ाएंगे, पर आज फिर भी कुछ जो है वो शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर पॉलिटी जो राज व्यवस्था होती है, राज व्यवस्था एक राज्य की होती है या एक देश के अंदर शासन व्यवस्था होती है। तो देश की शासन व्यवस्था के लिए एक जो टर्म होता है, व्हाट इज स्टेट। स्टेट जो है एक राज्य, एक शब्द होता है। तो हम सबसे पहले ये देखें स्टेट राज्य क्या होता है। तो सामान्यतया आप कई शब्द सुनते हैं, एक तो सुनते हैं राज्य, एक सुनते हैं देश, एक सुनते हैं राष्ट्र। स्टेट, कंट्री, नेशन, क्या ये तीनों शब्द एक ही हैं या ये तीनों अलग अलग हैं? सामान्यतया जो आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है अब तक, उनका वो जब राज्य शब्द जो सुनते हैं तो इसका मतलब वो लगाते हैं, जैसे हमारे देश के अंदर अभी 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो राज्य का मतलब ये प्रांत होता है। हाँ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 और भाग 4 को छोड़ दें तो बाकी जगह जहां कहीं पे भी स्टेट टर्म का यूज हुआ है तो वहां स्टेट का मतलब एक प्रोविंस या एक प्रांत के लिए जो है वो किया गया है। लेकिन पॉलिटी में या ऐसे कहें कि पॉलिटिकल साइंस में जो है राज्य शब्द का मतलब ये प्रांत या प्रोविंस नहीं होता है। वहां राज्य शब्द का जो मतलब होता है वो देश ही होता है, एक देश। ठीक है, राज्य तो भारत जो है एक स्टेट है, अमेरिका एक स्टेट है, ब्रिटेन एक स्टेट है,
ठीक है। तो पाकिस्तान एक स्टेट है, जापान एक स्टेट है, तो ये देश के अर्थ में होता है सबसे पहली बात। तो जहां कहीं पे भी पॉलिटी के अंदर अपन बात करें स्टेट की, तो वहां स्टेट का मतलब वो होता है। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और वहां जब राज्य पढ़ेंगे तब कई जगह जो है प्रांत के लिए यूज आएगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब जो है वो देश होता है, राज्य का मतलब देश होता है। फिर देश जो है ये शब्द सामान्य बोलचाल का शब्द है। कंट्री जो कि न्यूज़पेपर मीडिया कर्मी है, लेखक है, या दूसरे जो पॉलिटिकल साइंस के थिंकर नहीं है और पर्टिकुलर पॉलिटिकल साइंस की जो बुक नहीं है, तो वहां पे जो है राज्य शब्द कम मिलेगा और देश शब्द जो है वो मिल सकता है। या हम आम बोलचाल की भाषा में देश को राज्य नहीं कहते हैं, देश कहते हैं। तो वैसे राज्य और देश एक ही है, कोई अलग अलग जो है वो नहीं है। राष्ट्र को इंग्लिश में कहते हैं नेशन। तो सबसे पहले तो अपन राज्य के बारे में देखें। तो राज्य जो है, राज्य के अंदर सामान्यतः अभी जो मॉडर्न जो कंसेप्ट है उसमें 4 तत्व जो है वो माने गए हैं कि 4 चीजें होती है तो राज्य बनता है। 4 चीजें क्या होती है? जनसंख्या, पॉपुलेशन होनी चाहिए। एक देश के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि एक किसी देश को हम देश कह सकें कि ये एक देश है? तो वहां रहने वाले लोग होने चाहिए, लोगों के बिना तो भला कोई क्या देश होगा। दूसरा आता है भूभाग, टेरिटरी। तो पॉपुलेशन और टेरिटरी होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए और वहां रहने वाले लोग होने चाहिए। और फिर उनकी एक सरकार होनी चाहिए, वो सरकार भले जनता के द्वारा निर्वाचित हो, भले राजा हो, भले कुछ भी हो, किसी भी तरह की एक सरकार हो। और चौथा तत्व है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। ठीक है। संप्रभुता यानी कि वो जो उस देश की जो सरकार है वो अपने डिसीजन खुद लेती है, वो किसी विदेशी सत्ता या दूसरे देश के अधीन नहीं है, उसका जो उसके हिसाब से नहीं चलती है, अपने निर्णय खुद लेती है। तो ये जो 4 तत्व है, ये चारों मिलकर जो है वो राज्य बनते हैं। तो राज्य की जो डेफिनेशन है वो यही है, लोगों का एक समुदाय जो किसी भूभाग विशेष में रहता है तथा जिनकी अपनी एक सरकार होती है, और वो सरकार अपने सारे जो डिसीजंस होते हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्रता से संप्रभुता पूर्वक लेते हैं। तो उसे हम जो है वो देश कहेंगे, राज्य कहेंगे, स्टेट कहेंगे। तो स्टेट के लिए कितनी चीजें जरूरी है? 4 चीजें जो है वो जरूरी है। तो ये जो है स्टेट इज ए कम्युनिटी ऑफ पर्संस। स्टेट क्या है? कम्युनिटी ऑफ पीपल, कम्युनिटी ऑफ पर्संस, लोगों का एक समुदाय है। क्या है? लोगों का समुदाय है और ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड टेरिटरी। ठीक है। और एक टेरिटरी जो है, पर्टिकुलर डेफिनेट टेरिटरी जो है वो इनके पास में होती है, और पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड संगठित सरकार जो है वो होनी चाहिए, एंड एंजॉइंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। तो इसका मतलब है संप्रभुता। तो राज्य को डिफाइन करने के लिए ये 4 चीजें होती है। तो इंडिया जो है वो एक स्टेट है, क्योंकि हमारे पास भूभाग है, जनसंख्या, और जनसंख्या तो थोड़ी ज्यादा ही है। अब तो 140 करोड़ के पार अपन पहुंच ही गए होंगे, क्योंकि अपने पास और तो कोई काम धंधा है नहीं, तो ये बढ़ाते रहते हैं। तो जनसंख्या अपने है ही है, टेरिटरी है, अपने पास अपनी सरकार है बाकायदा, 2 सरकारें हैं, केंद्र में अलग है, राज्यों के अंदर अलग है सरकार, और हम संप्रभु हैं। हम किसी 1947 से पहले जरूर हम ब्रिटेन के गुलाम थे, लेकिन अब हम किसी के गुलाम नहीं है। अब हमारे सारे डिसीजंस जो हैं वो खुद लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये है स्टेट की डेफिनेशन जो है। ये स्टेट की डेफिनेशन, ये तो मॉडर्न डेफिनेशन है। और हाँ, इसमें एक ध्यान रखना कि आजकल जो है वो कुछ पॉलिटिकल साइंस के जो थिंकर्स हैं वो मानते हैं कि स्टेट में ये 4 जो है तत्व नहीं होते हैं, 3 ही काफी है। यानी कि ये संप्रभुता और सरकार को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ थिंकर्स का ऐसा मानना है कि एक स्टेट होने के लिए 3 चीजें जरूर होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, और सरकार होनी चाहिए। और सरकार कैसी होनी चाहिए? उसमें कह देते हैं कि एक संप्रभु सरकार होनी चाहिए। तो सरकार की विशेषता है कि वो ऐसी सरकार जो अपने सारे डिसीजंस खुद लेती हो, तभी तो वो सरकार कहलाएगी। जब वो सरकार है और वो अपने डिसीजंस खुद ले रही है, तो बात ही खत्म होगी। संप्रभुता को अगला एक एक्स्ट्रा तत्व मानने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा मानने वाले थोड़े कम है, इसलिए ज्यादातर यही मानते हैं, ये 4 जो तत्व हैं उनको जो मानते हैं। तो इसलिए आप
कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप जो है वो वही लिखोगे कि भाई 4 तत्व होते हैं, और कौन कौन से होते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो जो है ये हो जाएगा आपके। ठीक है, फिर देश, इसी को स्टेट को जो है लोकप्रिय भाषा में जो है कंट्री कहते हैं, देश कहते हैं। अब स्टेट को कौटिल्य, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, वो नाम उसका अर्थशास्त्र है, लेकिन वो मूल रूप से पॉलिटिकल साइंस की बुक है, और उसमें अर्थ का मतलब जो है ना, वो वैसे नाम अर्थशास्त्र, वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अर्थशास्त्र नहीं कहा गया है उसको। अर्थ जो है वो उसमें एक माना गया है कि एक ऐसा भूभाग, एक भूभाग को अर्थ कहा गया है, और उस भूभाग की शासन व्यवस्था या उसका शास्त्र क्या, एक भूभाग किस तरह से संचालित किया जा सकता है, इसलिए उसका अर्थ का शास्त्र है। तो इसलिए वो नाम जो है पॉलिटिकल नाम ही है, इकोनॉमिक्स वाला नाम अर्थशास्त्र नहीं है उसका, ये ध्यान रखना। तो जो अर्थशास्त्र है, जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में लिखा गया पहला एक जो है वो ग्रंथ है, और इतने समय पहले तो कौटिल्य ने भी स्टेट को डिफाइन किया था, राज्य को जो है वो परिभाषित किया था, और उसमें उन्होंने राज्य के 7 तत्व माने। अभी तो अपन ने जो 4 माने थे, तो कौटिल्य ने कहा था कि 7 चीजें होनी चाहिए, तभी एक प्रॉपर जो है स्टेट, देश जो है हम किसी को कह सकते हैं। तो 7 चीजें कौन सी थी? सबसे पहला तो एक राजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए। राजा के बिना कोई देश नहीं है, यानी कि शासक होना चाहिए। वो भले प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राजा कह दो उसको, कुछ ही हो वो कह दो। अब राजा कब तक सुरक्षित रहेगा? जब तक उसके पास एक किला हो और सेना हो, और सेना को और किले को संचालित करने के लिए राजकोष हो, ट्रेजरी हो उसके पास, अमात्य हो, उसका एक मिनिस्टर होना चाहिए, खास सलाहकार, क्योंकि कौटिल्य जो है खुद एक मिनिस्टर ही था, तो इसलिए वो तो मानेगा ही कि मेरे बिना तो मतलब ही नहीं है राज्य के अस्तित्व का। इसलिए उसने खुद को जो है कि वो एक मंत्री, बहुत समझदार और इंटेलिजेंट मंत्री होना चाहिए राजा का सलाह देने के लिए, क्योंकि जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, वो ही राज्य को, देश को जो है चलाती है। और एक पड़ोसी मित्र, मित्र का मतलब राजा का मित्र नहीं, ये जो देश है, तो इसका कहीं बाहर कोई दोस्त, दूसरा मानने वाला भी होना चाहिए, नहीं तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। चारों तरफ अगर इसने दुश्मनियां ले रखी है, तो पड़ोसी जो है दूसरे मिलके इस पर आक्रमण कर देंगे, इसको तहस नहस कर देंगे। इसका मतलब कोई दूसरा मित्र राज्य है, इसका मतलब कि दूसरों के साथ वो मेलझोल और सौहार्द के साथ रहता है, और हो सकता है कि संकट के समय वो काम भी आए। और भूभाग तो होना ही चाहिए, तो एक भूभाग होना चाहिए, भूभाग के अंदर जो है किला होना चाहिए, किले के अंदर एक राजा होना चाहिए, राजा के पास सेना होनी चाहिए, राजा के पास एक मंत्री होना चाहिए, और राजा के पास राजकोष होना चाहिए। ठीक है, तो राजा, राजकोष, सेना, मंत्री, और उसका भूभाग होना चाहिए, और ये दुर्ग जो है वो होना चाहिए। तो इस तरह से जो, और एक बाहर जो है मित्र राज्य जो है वो होना चाहिए। तो ये 7 तत्व जो है वो कौटिल्य ने बताए हैं राज्य के लिए। अब अपन जो है वो डिफाइन करें, तो ये मैंने स्टेट को एक्सप्लेन किया है। स्टेट कह दो या नेशन कह, सॉरी कंट्री कह दो, देश कह दो, एक ही बात है। अब जो है स्टेट एंड नेशन, अब ये नेशन का मतलब जो है वो राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब होता है व्यक्तियों का या लोगों का एक समुदाय, व्यक्तियों का समुदाय, कम्युनिटी ऑफ पीपल होने चाहिए। इनकी जो है इतिहास एक जैसा समान रहा हुआ होना चाहिए, और उस इतिहास में निरंतरता भी रह रही हो, कंटिन्यूटी से उनकी अपनी एक हिस्ट्री हो, उनकी सबकी संस्कृति समान हो, उनकी भाषा एक जैसी हो सबकी। ठीक है, उनकी जो रीति रिवाज है, कस्टम्स है, एक जैसे होने चाहिए। लोगों का एक समुदाय जिनकी हिस्ट्री, जिनकी कल्चर, जिनकी लैंग्वेज, जिनके कस्टम्स एक जैसे होते हैं, उस समुदाय को जो है वो हम नेशन कह सकते हैं। तो समुदाय को क्या कह सकते हैं? नेशन जो है वो कह सकते हैं। तो अब जैसे हम देखें तो ये नेशन का मतलब देश नहीं होता, देश होना जरूरी नहीं है। अब इसके जैसे उदाहरण दें तो अरब एक नेशन है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सारे एक जैसे ही हो सकता है कि भाषा थोड़ी थोड़ी अलग अलग भी हो सकती है।
कल्चर में थोड़ा थोड़ा फर्क भी हो सकता है कि छोटे कुछ कल्चरल चीजें यहाँ ऐसी हो, थोड़ा थोड़ा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनकी एक आइडेंटिटी है, एक सांस्कृतिक पहचान एक है। तो अरब है, ये एक अरब एक नेशन है, लेकिन इसके अनेक देशों में है। भले मिस्र में चले जाओ, भले सऊदी अरेबिया चले जाओ, भले यूएई चले जाओ, ठीक है, भले कतर चले जाओ, ओमान चले जाओ, तो ये सब मिलके ये देश अलग अलग हैं, लेकिन ये एक नेशन है। इसका उल्टा ले तो इंडिया है, तो इंडिया एक स्टेट तो है, एक देश तो है, लेकिन इंडिया एक नेशन नहीं है, राष्ट्र नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हिस्टोरिकली देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग हिस्ट्री भी है। साउथ की हिस्ट्री थोड़ी अलग है, हमारी अलग है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, उनकी हिस्ट्री थोड़ी अलग है। कल्चर भी आप जाओ तो कल्चरल डाइवर्सिटी दिखेगी यहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज जो है तो सब जगह अलग अलग तरह की लैंग्वेज है, अलग अलग तरह के रीति रिवाज है। तो इंडिया इज ए स्टेट विथ सो मेनी नेशंस। भारत एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत सारे राष्ट्र हैं, इसको इस तरह से जो है वो माना जाता है। वैसे देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो नेशन है ना, इसकी जो परिभाषा है वो इतनी ज्यादा अमूर्त है। इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी एक निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती? निश्चित परिभाषा। इस पे सभी लोगों का अलग अलग अपना अपना मानना है। हर कोई व्यक्ति जो है, जो लोग हैं, वो नेशन को अपने अपने तरीके से समझाते हैं। मैं आपको जो समझा रहा हूं ये अल्टीमेट नहीं है, फाइनल नहीं है। ये एक तरीका, सबसे जो लोकप्रिय तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये जिनको एक होता है उन्हें हम एथनिसिटी ग्रुप भी कहते हैं, जिनका इतिहास एक हो, कल्चर एक हो, भाषा एक हो, रीति रिवाज एक हो। नृजातीय समूह भी कहते हैं इस जैसे। लेकिन नृजातीय समूह जो है ना, ये एक सामाजिक टर्म है। एथनिसिटी ग्रुप जब भी कहीं आता है ना टर्म, तो वो एक सोशल जो है ना कंटेक्स्ट में इसका यूज किया जाता है। और जब यही नृजातीय समूह राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है, पॉलिटिकली देखा जाता है, तो ये नेशन तो नेशन थोड़ी ब्रॉड जो है वो कंसेप्ट है, व्यापक अवधारणा है। नृजातीय समूह से थोड़ी ज्यादा, नृजातीय समूह एक सामाजिक रूप से डिफाइन किया जाता है किसी भी एक ग्रुप को, लोगों के समुदाय को, तो उसे नृजातीय समूह कहेंगे। तो भारत में जैसे कि ये नृजातीय समूह पंजाबी है, तो उनके रहन सहन है, तो पंजाबी नृजातीय समूह है। गुजराती है, उनका रहन सहन वगैरह रीति रिवाज वगैरह जो है, तो वो एक नृजातीय समूह है। नॉर्थ ईस्ट में जो है वो एक अलग नृजातीय समूह है। साउथ में भी, साउथ के जो अलग नृजातीय समूह है। तो इस तरह से ये एथनिसिटी ग्रुप्स है। और हालांकि इनमें अभी अपने ग्रुप को लेकर इतनी ज्यादा पॉलिटिकल संवेदनाएं जो है वो नहीं है, राजनीतिक जो संवेदनाएं हैं वो इतनी नहीं है। तो इसलिए इनको एकदम से नेशन कह देना ये ठीक नहीं लगता। कि तो मैंने अभी जैसे कहा कि इंडिया इज ए स्टेट विद सो मेनी नेशंस, तो ये बात पूरी तरह से भी सही नहीं है। क्लियरली इंडिया इज ए स्टेट विद सो मेनी एथनिसिटी ग्रुप्स, जो है वो कह सकते हैं अपन इसको। तो कुल मिला के नेशन की जो डेफिनेशन है, ये मान के चलें कि ये निश्चित परिभाषा नहीं दी जाती, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, एक अमूर्त अवधारणा है। और जब अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीकों से डिफाइन करते हैं, लेकिन अपन जो है वो फिर भी इसको किस तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे करने की कोशिश जो है वो कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो अब अपन देखें तो अरब को देखा, तो अरब जो है वो एक नेशन है, लेकिन बहुत सारे देश हैं। इंडिया है तो एक कंट्री, एक स्टेट है, लेकिन उसके अंदर जो है वो बहुत सारे नेशंस हैं। जापान देखें तो वो जापान कंट्री भी एक है, और उसकी हिस्ट्री, उसकी कल्चर, उसकी लैंग्वेज सब कुछ एक है। तो इसको जो है हम कहेंगे कि ये देश भी है और नेशन भी है, राष्ट्र भी है, राज्य भी है और राष्ट्र भी है। इसी तरह से यूरोप के अंदर जाएं अपन, तो यूरोप के अंदर जो है नेशन स्टेट की जो अवधारणा होती है,
नेशन स्टेट। तो यानी कि एक ऐसा जो देश भी है और उसके अंदर जो है सॉरी एक राज्य भी है और उसके अंदर राष्ट्र भी है। एक ही देश, एक ही तरह के जो जर्मन्स हो गए, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये सारे देशों का जो ओरिजिन है नेशन स्टेट की अवधारणा से जो है वो बने हैं। एक टाइप की कल्चर को, एक जैसी भाषा को मानने वाले जो लोग थे उन्होंने अपना एक देश भी बना लिया। तो इस नेशन स्टेट की अवधारणा यूरोप के सेंस में जो है वो कही जाती है। और कई नेशंस ऐसे भी होते हैं जिनका अपना कोई देश ही नहीं होता और वो इधर उधर, जैसे अपन तिब्बतियों को मान सकते हैं। तिब्बती शरणार्थी जो बैठे हैं, तिब्बती जो लोग हैं, वो एक नेशन है, उनके रीति रिवाज वगैरह सब कुछ अलग है, लेकिन उनके पास देश नहीं है। ठीक है। और मुझे अभी वो जैसे एक वो जो ग्रुप है, ये यहाँ पे जो इराक में, और जो है जो ये कुर्द, तो कुर्द जो है वो एक नेशन है, लेकिन उनके पास कोई देश नहीं है, उनके पास स्टेट नहीं है। तो ये हो सकता है कि एक ही जो स्टेट होता है उसमें बहुत सारे नेशंस हो सकते हैं, एक जो नेशन है उसके बहुत सारे देश हो सकते हैं, कोई नेशन ऐसा हो सकता है जिसके पास देश नहीं है। ठीक है। और कोई देश ऐसा है कि वो देश भी है और नेशन भी है। तो भारत को यूं कहते हैं कि भारत राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। भारत एक देश है, एक स्टेट है, लेकिन अभी नेशन जो है वो बना नहीं है और वो नेशन बनने की प्रक्रिया में है। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इमोशनली पूरे लोग इस तरह से जुड़े होंगे भारत के साथ कि पहला जो विचार हमारे दिमाग में आएगा वो एक देश के प्रति आएगा। लेकिन अभी क्या होता है कि हमारे क्षेत्रवाद की भावना, अपन राजस्थानी हैं, पंजाबी हैं, गुजराती हैं, ऐसी भावना हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, या ये जाति के ये हैं वो हैं, ये भाषा बोलने वाले हैं, जब तक इस तरह के जो विचार है वो किसी देश में डोमिनेट करते हैं, तब तक हम उस देश को एक नेशन नहीं मान सकते। तो भारत में अभी भी इतने सारे अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं, इतनी विविधताओं पर जो लोग जो है अपनी जो इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी होती है उन पर बहुत ज्यादा बल देते हैं लोग। तो इस वजह से इन्हें हम जो है वो ये नहीं कहेंगे कि भारत अभी पूरी तरह से एक नेशन बन चुका है। और एक दिन ऐसा आएगा, जरूर आएगा, नेशन राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि जब सभी लोग जो है इन जो है ना, ये जो ऐसी विचार है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, धर्म है, इनके ऊपर नहीं सोचेंगे और सबसे पहले हर कीमत पे पहला राष्ट्र का विचार आएगा, और तो हम मानेंगे कि भारत एक राष्ट्र जो है वो बन गया है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसको यहीं रोकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। हम हमारी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, पसंद करना नहीं करना अब ये तो आपके हाथ में है, फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयास करते रहेंगे। आज नहीं तो कल आपको पसंद आएगी ही आएगी हमारी क्लास जो है। बस थोड़ा पेशेंस रख लेना, आप जल्दी से जजमेंटल मत हो जाना, हमारे बारे में जल्दी से वक्तव्य मत दे देना। और जब भी आपको हमारे बारे में तो कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो प्लीज ये सोचना कि जब ऑफलाइन क्लासेस में ये इतने अच्छे चल रहे हैं, लोग इतने 5-5, 6-6 हजार स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं, और इतने स्टूडेंट होने के बाद भी हम उनको शिकायत का मौका नहीं देते हैं, और हमारे यहाँ पढ़ने वाले अधिकांश स्टूडेंट जो है पूरे दिल से स्प्रिंग बोर्ड को एक परिवार मानते हैं, तो कुछ कारण तो रहा ही होगा। और वो कारण भले ही अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़े दिन में जरूर आपको दिखने लग जाएगा। तो प्लीज पेशेंस रखिए, हम पे भरोसा करिए और अपने उत्साह को बनाए रखिए, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।